हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बिशन पर। दोस्तों, अभी तक हमने जो सीखा, हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो लाइट की एक प्रॉपर्टी थी जिसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बारे में आपने सीखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर से कैसे ये रिएक्ट करता है, स्फेरिकल मिरर से कैसे काम करता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी लाइट में जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन होता है बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन it passes from one medium to another, one medium to another, या यूं कह लो ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, मीडियम कैसा होगा हमारा? ऑप्टिकल मीडियम। मतलब ऑप्टिकल मीडियम से हमारा मतलब होता है कि रे जिस चीज में ट्रेवल करती है उसे हम नाम देते हैं ऑप्टिकल मीडियम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइट की। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे कि मान लो कि एक मीडियम है आपके पास, मान लो मीडियम M1 है और ये मीडियम M2 है, तो जब लाइट रे यहाँ से मान लो इस तरीके से आती है तो ये लाइट रे कुछ ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट ऐसे ना जाकर थोड़ी सी इस तरफ मुड़ेगी या फिर इस तरफ मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान लो ये हमारा मीडियम है M1 और एक ये मीडियम है M2। ठीक है, ये मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर, और ये मीडियम हमारा नीचे वाला मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अब सर ये क्या है ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर? ध्यान से सुनो, जिसमें लाइट रे तेजी से ट्रेवल करेगी वो ऑप्टिकल रेयर होगा। रेयर मतलब उसके जिस मीडियम में वो दौड़ेगी उस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। जबकि डेंसर मीडियम में क्या होता है बच्चों, इसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं मीडियम के, जिसकी वजह से उसमें लाइट रे की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो जिसमें लाइट रे की स्पीड कम हो डेट विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, और ये मीडियम हमारा रेयर मीडियम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑप्टिकली रेयर मीन्स द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल एट ए फास्ट स्पीड, while ऑप्टिकल डेंसर मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन स्लो स्पीड। क्लियर? तो होता क्या बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कभी ऐसे देखा होगा कि मान लो कि हम किसी रोड पे जा रहे हैं और उस रोड के पास ऐसे मान लो इस रोड पे हमारी गाड़ी जा रही है, ऐसे कोई भी गाड़ी हमारी इसमें जा रही है। मैंने क्या किया बच्चों, इस गाड़ी को मैं उतारना चाहता हूँ इस तरफ, है ना। इस ये मान लो कच्चा सा रास्ता है, आपने कभी देखा होगा जो अपन ग्रास कटिंग वाली मशीन होती है या कोई भी गाड़ी होती है जिसे हम लेके उतारना चाहें, तो क्या होता है बच्चों कि ये वाला जो इधर वाला व्हील होगा, इधर वाला जो पहिया होगा वो तो यहाँ फंस जाएगा। आप इमेजिन करो कि आप जैसे उसको इधर मोड़ोगे तो जो पहले उतरेगा पहिया वो यहाँ पर एक तरीके से फंस जाता है, और जब ये फंसा रहेगा, जब तक फंसा रहेगा तब तक ये दूसरा पहिया इसके बराबर ये उतर के नीचे ना जाए और फिर इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। ठीक है, अब ये लाइट में कैसा होता है वो देखो। लाइट में ये चीज कैसे होती है देखो ध्यान से। मान लो कि एक लाइट का बीम इस तरीके से आया ऐसे। ठीक है, ये हमारा लाइट का बीम आया। अब होगा क्या, आप बड़े ध्यान से देखो, ये इसका फेस है। फेस हमेशा पैरेलल रहनी चाहिए। ठीक है, ये फेस हमेशा कैसे रहनी चाहिए? पैरेलल रहनी चाहिए, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं।
अब बड़े ध्यान से देखो होगा क्या कि जो इधर वाली रे है, ये रे अगर यहाँ देखो तो ये रे इस टाइम पे देखो पहले आके मिल गई इस वाले मीडियम में, और ये रे इतने सेकंड तक इसी मीडियम में चली फर्स्ट वाले मीडियम में। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये जो रे है पहले ये इस वाले मीडियम को पहले टच कर गई और ये वाली रे बाद में आ रही है। तो मैंने तो आपको बताया कि गाड़ी का ये वाला पहिया फंस जाएगा, इसका मतलब ये था कि रे हम ब्लॉक हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, या ऐसे कहते हैं कि ये इस मीडियम में ट्रेवल करेगी जैसे इस तरीके से। तो अब इसकी फेस देखो आप, फेस इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी, क्योंकि फेस हमेशा इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अब जब ये फेस ऐसी हो जाएगी तो ये फेस हमेशा कितने डिग्री के अंदर बनाया है, 90 का। अब यहाँ 90 के अंदर बनाओ, देखो इस तरीके से आएगा। दिस इज द रीजन why light bend from when it passes from one medium to another medium. I hope you understand कि लाइट क्यों ऐसा करती है, क्योंकि जो बीम आती है उसका एक सिरा पहले, एक पार्ट तो पहले इसको टच करता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड धीमी हो जाती है। ये कुछ देर तक और ट्रेवल करती है उस मीडियम में। हमें वही फेस चाहिए होता है जो फेस हमारा शुरू से 90 डिग्री का चलता है। ये फेस यहाँ पर क्या देखो 90 का बनाएंगे तो क्या होता है, आपको ये लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है, जबकि वास्तव में लाइट ऐसी बननी चाहिए। तो ये देखो इतना रिफ्लेक्शन आता है। तो ये कारण होता है रिफ्लेक्शन का, जब कोई लाइट रे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये रही आपकी लाइट रे, ठीक है, और ये कितना मुड़ेगी ये डिपेंड करेगा इस मीडियम पर। हम क्या करते हैं, नॉर्मल डालते हैं। आप याद रखेंगे नॉर्मल हमेशा किस पे डालते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बात मैंने आपको रिफ्लेक्शंस में बताई थी कि जो नॉर्मल होता है वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के, यानी जिस मीडियम पे एंटर करने वाले उस मीडियम के परपेंडिकुलर। अब होगा क्या, ये मीडियम डेंसर है, तो जब मीडियम और डेंसर होगा तो ये इसकी तरफ मुड़ेगी, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। जाना चाहिए था ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन, या मैं ये लिखूं रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। क्लियर? अगर एक मीडियम ऐसे हो, ये मान लो M1 और ये फिर से M2, अब इस बार ये डेंसर है और ये रेयर है, तो क्या होगा बच्चों, फिर से लाइट मैंने ऐसे डाली, मैं नॉर्मल लगाऊंगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये लाइट इस तरफ नहीं मुड़ेगी, क्योंकि लाइट थोड़ी बाहर की तरफ निकलेगी, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलेगी, जानी चाहिए थी इस रास्ते पे। तो इस तरीके से बाहर निकलती है। तो इस बार हमारी लाइट जो है वो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस while the light enters from one medium to another medium। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको नोट करनी है आपकी नोटों में। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं इसको। अब इस रिफ्लेक्शन के लिए भी, जैसे कि हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए लॉज थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको चीज बताऊं कि रिफ्रैक्शन जो है उसका वास्तविक मतलब क्या है। देखो, रिफ्रैक्शन को जब भी निकालते हैं तो मान लो मैंने कोई भी एक मीडियम ले लिया, मान लो ये ले लिया हमने M1 मीडियम ले लिया, ये M2 मीडियम ले लिया, मान लो ये एयर है और ये कोई मीडियम है, मान लो ग्लास ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसका एयर, ये ग्लास, तो हमसे पूछा जाएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या होता है, हम जबकि इसको रिफ्लेक्टिव नहीं, हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम अपॉन
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम यहां पर हमारे पास क्या है, ग्लास, हम क्या लिखेंगे यहां पर, ग्लास। कायदे में ये तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हमको दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मान लो 1.5 है, ये हमसे बोला गया। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी लाइट की स्पीड एयर में है उससे 1.5 टाइम्स कम स्पीड ग्लास में। गलत मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये 1.5 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एयर में 100 मीटर पर सेकेंड है तो ग्लास में 150 मीटर पर सेकेंड होगी। गलत एजम्पशन। फिर से, अगर एयर में 100 मीटर पर सेकेंड है तो उसका 1.5 टाइम्स कम स्पीड होगी लाइट की ग्लास में। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे डायमंड का होता है 2.4, डायमंड का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि लाइट जितनी तेजी से एयर में ट्रेवल करेगी या वैक्यूम में ट्रेवल करेगी उतना ही, उससे ही 2.4 टाइम्स कम किस में ट्रेवल करेगी, डायमंड में ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी, सी मीन स्पीड ऑफ लाइट, बाई वी, जिस मीडियम में निकालना है उस मीडियम। अब देख लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, यहाँ पर सी वी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ग्लास का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी बाई वी। अब मैं जानता हूं ग्लास का कितना 1.5 इंटू वी बराबर सी। तो ध्यान से देखो v का मतलब क्या है, v इक्वल टू सी अपॉन 1.5, यानी जितना c है, यानी जितनी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है उसका 1.5 टाइम्स कम कौन है, v, उस मीडियम में। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है 1 से, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही टाइम्स कम हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई कि जिस मीडियम में एंटर करेंगे उसका मान लो आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दे रखा है, तो सीधी सी बात है उसमें 2.4 टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा, पार्टिकल्स पास पास होंगे तो लाइट को चलने में वहाँ से प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? पहला वही इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल रे या नॉर्मल, क्यों नॉर्मल लिखते हैं इसके लिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी एक ही प्लेन में होते, सेम लॉ जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे वहां रिफ्लेक्टेड रे था और नॉर्मल था, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि मान लो ये देखो, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, यहाँ से लाइट लगाई, इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, और ये मान लो इस तरह बेंड करी, तो ये सारे देखो एक ही मीडियम में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो सारे एक प्लेन में, इस प्लेन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस प्लेन में आया फिर इस प्लेन में निकल गया फिर इधर मुड़ गया, प्लेन सेम प्लेन ही है, तो दैट इज ऑल लाइक द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, या हम ऐसे लिखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब जो इंसिडेंस है उसका साइन, साइन मतलब साइन आई, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं अपन, साइन आर, साइन ऑफ आई इक्वल टू साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मतलब इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। मैंने क्या बोला आपको, फिर से सुनो, इसको लिखना है आपको नोटबुक में, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपको लाइन लिखनी है सेकंड लॉ में, और उसके लिए फिर इसको नोट करना है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इसका मतलब क्या है, वो समझो क्या है ये समझने वाली बात है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप याद में इसको पॉज करके नोट कर लें, क्या मतलब है इसका, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। क्या मतलब है, ध्यान से देखो इसको, साइन आई बाई साइन आर। अब ऐसा ब्लॉक को मान लो ये मीडियम 1 है, ये एक रे ऐसे मैंने डाली, फिर मैंने दूसरी मीडियम थोड़ी देर बाद एक रे थोड़ी सी ऐसी डाली, फिर एक रे में थोड़ी सी ऐसी डाली, मैंने 3 कंडीशन वाली उसी मीडियम सेम है। M1 वाला कुछ हो सकता है एयर, M2 वाला कुछ हो सकता है ग्लास। यहाँ पे भी एक नॉर्मल, यहाँ पे भी एक नॉर्मल, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसमें इस तरीके से मुझे ये रही लाइट, आप सीधी लाइट बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है, स्केल से रखिए, इसमें भी इस तरफ और इसमें थोड़ा सा इस तरफ, ऐसे होगा। ये एंगल आई, ये एंगल आई, यहाँ ये एंगल आई और ये एंगल आई, फिर से ये एंगल आई और ये एंगल आर। क्या कहता है सेकंड लॉ, वो समझो। यहां मान लो कुछ भी, इसको I1 R1, I2 R2, I3 R3। क्या लॉ बताता है हमको कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर मीडियम सेम हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो हमेशा बराबर है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर साइन I2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। सबकी वैल्यू बराबर आएगी और वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि इसको सॉल्व करने पे अगर बनाएगा तो इसको सॉल्व करने पे ही बनाएगा, इसको सॉल्व करने पे ही बनाएगा। मतलब सबकी वैल्यू बराबर रहेगी। ये हमें सेकंड लॉ बताता है कि दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मीडियम सेम है तो उन्हें किसी भी एंगल पे हम करें, उनका रेशियो जो बच्चों है वो हमेशा इक्वल आएगा, दैट इज कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू 1.3 आएगी, इसकी 1.3 आएगी, इसकी 1.3 आएगी, और ये क्या आएगी, सबकी 1.3। लेकिन कंडीशन क्या है उसके अंदर, जो मीडियम ये है, पहले जो मीडियम था इस वाली कंडीशन में, उसमें भी उस यही मीडियम इसमें होना चाहिए और यही मीडियम ये इसमें होना चाहिए। एयर ग्लास, एयर ग्लास, एयर ग्लास हो सकता है, वाटर ग्लास, वाटर ग्लास, वाटर ग्लास ये हो सकता है। क्या तीनों मैंने सेम मीडियम को लिया है? तो ठीक है, इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जितना वैल्यू हमारे यहाँ 60 है, 30 है, यहाँ 70 है, 20 कुछ भी हो सकता है इंटरवल्स। उनका जब रेशियो निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे तो हमें सेम ही आंसर तीनों में मिलेगा। इसी लॉ को, ये जो सेकंड लॉ है, क्या था सेकंड लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। कमाल की बात ये होती है कि जो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिटेल में पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको। साइन आई बाई साइन आर को जो कि कांस्टेंट के टर्म जो आपका सेकंड लॉ है, इसे ही बच्चों कहते हैं स्नेल्स लॉ।
याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डिफाइन स्नेल्स लॉ। बच्चा कहता सोचता है कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप याद रखो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है उसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है उसे ही स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।